वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो हमारी लैंडमार्क जजमेंट पर फोर्थ वीडियो है ऑन सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डनकन्स इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2000 का केस। इस केस में मेन जो इशू होता है वो स्टाम्प ड्यूटी का होता है कि मशीनरी पे स्टाम्प ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी। क्योंकि अगर मशीनरी मूवेबल है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, पर अगर मशीनरी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। स्टार्ट करते हैं हम केस को। कानपुर में एक बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री का नाम है आईसीआई इंडिया लिमिटेड। आईसीआई डिसाइड करती है कि वो अपना फर्टिलाइजर बिजनेस बेच देगी, पूरा बिजनेस बेच देगी, जैसे चल रहा है वैसे बेच देगी, एज इज वेयर इज बेसिस पर। बायर का नाम है चांद छाप फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, जो बाद में डनकन इंडस्ट्री लिमिटेड बन जाती है। और इस डील की टोटल वैल्यू होती है 70 करोड़ रुपए। इस डील को बोला जाता है स्लम्प सेल, मतलब पूरा बिजनेस एक ही प्राइस पर सेल कर दिया जाएगा और जो फैक्ट्री के अंदर जो जो सामान है, जैसा भी सामान है, जिस भी कंडीशन पे है, उसको वैसा ही बेच दिया जाएगा। अब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर बिजनेस का मतलब सिर्फ लैंड नहीं था, इसमें इंक्लूड था फैक्ट्री की ज़मीन, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, अमोनिया प्लांट, पावर प्लांट, पाइपलाइंस, रेलवे साइडिंग, व्हीकल्स, मतलब पूरी चलती हुई फैक्ट्री इंक्लूडेड है। अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोले तो रनिंग फैक्ट्री विद मशीन्स, इसको बेचने की डील हुई 70 करोड़ में। अब 9 जून 1994 इस डेट को कन्वेंस डीड रजिस्टर करने के लिए दी जाती है, लेकिन सब रजिस्ट्रार ने कहा डॉक्यूमेंट में प्रॉपर वैल्यूशन नहीं है, लगता है स्टैम्प ड्यूटी कम दी गई है। इसलिए सब रजिस्ट्रार ने सेक्शन 47A(2) इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट कलेक्टर को भेज दिया। कलेक्टर ने इंक्वायरी के बाद कहा स्टैम्प ड्यूटी बनती है 37 करोड़ रुपीस और पेनल्टी लगती है 30 लाख रुपीस। डनकन्स बोले पेनल्टी गलत है, ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा लगाई है। चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी ने पेनल्टी हटा दी, स्टैम्प ड्यूटी थोड़ी कम करके 36.68 करोड़ कर दी। डनकन्स हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा स्टैम्प ड्यूटी बिल्कुल सही लगी है। अब मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मेन लीगल क्वेश्चन था कि फैक्ट्री की मशीनरी मूवेबल है या इमूवेबल। अगर मूवेबल है तो स्टैम्प ड्यूटी क्यों लगेगी। यहाँ पर डनकन्स के आर्ग्यूमेंट्स थे मशीनरी मूवेबल होती है, उसे पहले ही पोजीशन से ट्रांसफ़र कर दिया गया था, कन्वेंस डीड सिर्फ लैंड के लिए की गई है, मशीनरी को स्टैम्प ड्यूटी में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। वहीं पर स्टेट का आर्ग्यूमेंट था, स्टेट ने कहा ये पूरा फर्टिलाइजर बिजनेस एक साथ बेचा गया, मशीनरी ज़मीन में परमानेंटली फिक्स है, फैक्ट्री बिना मशीनरी के चल ही नहीं सकती, इसलिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी मशीनरी। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा वो था कि मशीनरी ज़मीन में क्यों लगाई गई थी, टेम्पररी यूज़ के लिए लगाई गई थी या परमानेंट यूज़ के लिए। कोर्ट ने कहा मशीनरी परमानेंटली एम्बेडेड थी, फैक्ट्री चलाने के लिए लगाई गई थी, स्क्रैप या रीसेल के लिए तो नहीं लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पे इंटेंशन मैटर करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो केसेस रिफर करे वो थे रेनॉल्ड्स वर्सेस एशबाय एंड सन्स 1904 AC 466। अगर मशीनरी परमानेंटली अर्थ से जुड़ी है और इंटेंशन परमानेंट है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। दूसरा केस जो रेफर किया गया वो था ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्सेस श्री कृष्णा देव AIR 1959। यहाँ पे हेल्ड हुआ था फैक्ट्री मशीनरी जो परमानेंटली अटैच्ड हो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। थर्ड केस था सिरपुर पेपर लिमिटेड वर्सेस CCE 1998। इस केस पे डनकन्स ने रिप्लाई किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिरपुर केस में मशीनरी सिर्फ एफिशिएंसी के लिए फिक्स थी, उसे इजीली रिमूव किया जा सकता था, इसलिए वो मूवेबल मानी गई थी। सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड में जो फैक्ट्स थे वो डिफरेंट फैक्ट्स थे, इसलिए उस केस में रिजल्ट भी डिफरेंट था। फिर कोर्ट ने इनकम टैक्स रिकॉर्ड देखे। डनकन्स ने खुद फॉर्म 37(1) में लिखा था प्लांट, मशीनरी, रेलवे साइडिंग सब कुछ 70 करोड़ की डील का पार्ट है। फिर स्टैम्प ड्यूटी से बचने के लिए अलग कहानी कैसे चल सकती थी। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया, उसमें बोला गया मशीनरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कन्वेंस डीड ने पूरा फर्टिलाइजर बिजनेस ट्रांसफर किया है, स्टैम्प ड्यूटी मशीनरी प्लस लैंड दोनों पर लगेगी, और डनकन की अपील को डिसमिस कर दिया गया, उस पर कॉस्ट भी लगाई गई। मशीनरी परमानेंटली एम्बेडेड इन अर्थ विद इंटेंशन ऑफ परमानेंट यूज फॉर्म्स
पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो अट्रैक्ट स्टैम्प ड्यूटी। इस केस से पहले हमने बामादेव पानीग्राही का केस डिस्कस किया था, उसमें भी मशीनरी को वेदर इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा या मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा, यही क्वेश्चन था। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट लगाया था इंटेंशन के लिए कि मशीनरी को लैंड में फिक्स क्यों किया जा रहा है, क्या वो टेम्पररी पर्पस के लिए है या परमानेंट यूज के लिए है। आप वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।